नमस्कार। जरा सोचिए, प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली राज्य हैं और सब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। इसी उथल-पुथल के बीच से एक नाम ऊपर उठता है, मगध। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे ये एक राज्य बाकी 15 पर हावी होकर भारत का पहला महान साम्राज्य बना। ये सिर्फ एक राजा महाराजा की कहानी नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य की नींव रखे जाने की दास्तां है। चलिए, इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस दौर के माहौल से कि आखिर मैदान कैसा था। फिर हम मगध की कामयाबी के उस सीक्रेट रेसिपी को जानेंगे। हम उन जबरदस्त शासकों से मिलेंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। उनकी उस सेना की ताकत देखेंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं था। और आखिर में समझेंगे कि मगध ने आने वाली सदियों के लिए क्या विरासत छोड़ी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत समझिए एक शतरंज की बिसात जैसा था। इस पर 16 शक्तिशाली राज्य, जिन्हें महाजनपद कहते थे, अपनी अपनी चालें चल रहे थे। हर कोई चाहता था कि वो सबसे ताकतवर बने। रिश्ते बन रहे थे, टूट रहे थे। तो इस पूरी भीड़ में मगध ने ऐसा क्या अलग किया कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी बनकर नहीं रह गया, बल्कि पूरा खेल ही जीत गया। और ये कोई छोटे मोटे राज्य नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर की सुपर पावर्स थीं। हर एक की अपनी जबरदस्त सेना, अपनी संस्कृति और अपना दबदबा था। सोचिए, 16 अलग अलग पावर सेंटर्स लगातार जमीन और सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी माहौल में मगध को अपनी पहचान बनानी थी। अब देखिए, यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। मगध की महानता का जो राज है ना, वो किसी राजा की तलवार या उसकी रणनीति से भी पहले उस जमीन में छिपा था जिस पर वो खड़ा था। असल में भूगोल ही उसकी पहली और सबसे बड़ी ताकत थी। देखिए, मगध किस्मत का धनी था। उसे कुदरत से 4 ऐसे तोहफे मिले थे जो दूसरों के पास नहीं थे। 1, गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। दूसरा, जमीन के नीचे छिपा लोहे का खजाना, जिससे बने उस दौर के सबसे बेहतरीन हथियार। तीसरा, घने जंगल जिनसे मिली लकड़ी, और सबसे जरूरी, युद्ध के लिए खूंखार हाथी। और चौथा, उसकी लोकेशन, चारों तरफ नदियां और पहाड़ियां, मतलब एक नेचुरल किला। इन सब ने मिलकर मगध को बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। तो ये जो समीकरण है ना, ये सब कुछ कह देता है। उपजाऊ जमीन से बड़ी आबादी और सेना का पेट भरा, लोहे से बेहतरीन हथियार बने। इन दोनों का फायदा उठाने के लिए आए काबिल राजा, और उन राजाओं ने खड़ी की एक ऐसी मजबूत सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता था। मतलब ये कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि इन सभी चीजों का सही वक्त पर एक साथ आना ही मगध के दबदबे की वजह बना। जमीन ने तो एक शानदार स्टेज तैयार कर दिया था, लेकिन इस स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हीरो की जरूरत थी। और वो हीरो थे मगध के महत्वाकांक्षी और तेज दिमाग वाले शासक, जिन्होंने उस जमीन की ताकत को एक साम्राज्य में बदल दिया। मगध की कहानी को लिखने वाले 3 बड़े राजवंश थे। सबसे पहले हर्यंक वंश ने नींव डाली। उनके बाद शिशुनाग वंश ने साम्राज्य को और बढ़ाया। और फिर आए नंद, जिन्होंने मगध को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। चलिए, इनमें से कुछ खास चेहरों से मिलते हैं। कहानी शुरू होती है हर्यंक वंश के बिंबिसार से। वो बड़े चतुर थे। उन्होंने तलवार से ज्यादा दिमागी रिश्तों पर जोर दिया और शादी ब्याह के जरिए बड़े बड़े राज्यों को अपना दोस्त बना लिया। लेकिन फिर आए उनके बेटे अजातशत्रु, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। उनके लिए ताकत का मतलब था सिर्फ जीत। उन्होंने कूटनीति को किनारे रखा और सीधे सीधे जंग का रास्ता अपनाया। अजातशत्रु सिर्फ एक लड़ाका ही नहीं था, वो कह सकते हैं कि एक इनोवेटर भी था। लिच्छवियों के साथ जो उसकी लंबी लड़ाई चली, उसमें उसने 2 ऐसे नए और जानलेवा हथियार इस्तेमाल किए जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। एक था महाशिलाकंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था, और दूसरा रथमूसल, यानी गधा वाला रथ। ये उस जमाने की हाईटेक वॉरफेयर थी, जो बताती है कि वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक और बड़ा कदम था राजधानी को बदलना। पुरानी राजधानी राजगृह पहाड़ों के बीच सुरक्षित तो थी, पर उसकी एक सीमा थी। अजातशत्रु के बाद राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया, जो नदियों के संगम पर था। और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे मगध सिर्फ व्यापार का एक बड़ा सेंटर ही नहीं बना, बल्कि अब सेना पानी के रास्ते कहीं भी तेजी से पहुंच सकती थी। इसी के साथ मगध एक असली मिलिट्री और कमर्शियल पावर हाउस बन गया। अच्छा, अब बात करते हैं मगध की उस असली ताकत की, जिसके नाम से ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे।
और वो थी उसकी विशाल और अजेय सेना। मौर्यों से भी पहले नंद वंश के पास करीब 3000 जंगी हाथी थे। जरा इस ताकत का अंदाजा लगाइए कि जब दुनिया जीतने निकले सिकंदर की सेना ने मगध की इसी हाथी सेना के बारे में सुना तो उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। ये था मगध की फौजी ताकत का खौफ। तो ये हाथी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, ये तो समझिए कि उस जमाने के जीते जागते टैंक थे। ये दुश्मन की लाइनों को ऐसे तोड़ते थे जैसे वो कागज की बनी हो, अपने पैरों के नीचे सैनिकों को कुचल देते थे और मैदान में एक मनोवैज्ञानिक दहशत फैला देते थे। ये मगध की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सबसे खतरनाक हिस्सा थे। तो उपजाऊ जमीन, ताकतवर लीडर और एक खौफनाक सेना, इन सब ने मिलकर मगध को नंदवंश के समय में उसकी शक्ति के शिखर पर पहुंचा दिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये मगध के उदय की पूरी कहानी खुद बताती है। कैसे 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने जो शुरू किया, उसे अजातशत्रु ने आगे बढ़ाया, फिर शिशुनाग वंश ने उस काम को और फैलाया, और आखिर में 345 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने उसे भारत के पहले महान साम्राज्य में तब्दील कर दिया। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी की नींव पर एक और मंजिर बनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक बना बनाया साम्राज्य मिला, जिसे उसने और भी बड़ा बना दिया। और यही मगध की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। उसने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक अखिल भारतीय साम्राज्य का आइडिया दिया, एक ऐसा खाका तैयार किया जिस पर चलकर भविष्य में भारत के महान साम्राज्यों का निर्माण हुआ। तो आखिर में मगध की ये अविश्वसनीय कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी भी साम्राज्य को बनाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, जमीन की ताकत यानी भूगोल, या उस पर राज करने वाले शासकों की ताकत? मगध को देखकर तो लगता है कि शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा